हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आयतन वॉल्यूम पे। आयतन पे चर्चा करेंगे। तो हमारा ये टॉपिक है आयतन। 10वीं क्लास में ये 16वीं प्रश्नावली है। आयतन की चर्चा करेंगे। इस आयतन की कितनी आकृतियां हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। इसके आयतन की हम चर्चा करेंगे। तो आयतन का सूत्र हमें रटने की जरूरत नहीं है, आयतन का सूत्र हम बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लें। घन क्या है? घन या घनाभ। घन या घनाभ एक कमरा है। तो कमरे की कितनी दीवारें होती हैं? 4 दीवारें, एक छत और एक पैंदा, मतलब टोटल 6 फलक होगी। इसी प्रकार घनाभ की भी 6 फलक और घन की भी 6 फलक। फर्क इनमें ये है, घनाभ तो ये जैसे ये एक बुक है, नोट ये बुक होगी, तो बुक में 6 साइडें हैं। देखिए आप, 6 साइड है इसकी। तो 1 2 3 4 5 और 6 फलक है। तो जैसे ये दीवार होगी, ये तो जैसे ये बुक होगी, ये तो है घनाभ। और अगर सभी फलक सेम हो तो वो क्या होगा? घन होगा। तो घन और घनाभ की 6 फलक होती है, 6 दीवारें होती हैं। तो इसलिए घनाभ में 6 की 6 दीवारें आयताकार होती हैं और घन में वर्गाकार होती हैं और सारी सेम होती है घन में। तो इसलिए घन की लंबाई चौड़ाई, देखें आप यहाँ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम है। इसी प्रकार घनाभ में आयताकार होती है तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग है। और ये आ गया बेलन। बेलन में दोनों सिरे वृत्ताकार, जो 2 सिरे इसके वृत्त होते हैं वो दोनों सेम सर्वांगसम वृत्त होते हैं। सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब हो गया सेम, बिल्कुल एक जैसे वृत्त। सर्वांगसम, सर्वांगसम वृत्त होते हैं दोनों सिरे इसके। जैसे ये मार्कर ले लें आप, ये मार्कर एक बेलन है। जैसे एक वृत्त इसका ये हो गया, दूसरा भी सेम वृत्त है। तो इसी प्रकार से बेलन हो गया। अब आ गया शंकु। शंकु बेलन का 1/3 भाग होता है। जैसे यहाँ देखिए आप, ये पूरा अगर देखें तो आप, ये बेलन है पूरा, तो ये बेलन है, लेकिन शंकु बनाएंगे तो शंकु बेलन का क्या होगा? 1/3 भाग होगा। शंकु बेलन का 1/3 भाग होता है। शंकु का आधार वृत्त जैसा होता है। अब आई गोले की बात। गोला एक, जैसे आकाश में बहुत सारे बिंदुओं की समुच्चय, बहुत सारे बिंदुओं का जो समुच्चय है, एक बिंदु से, एक नियत बिंदु से समान दूरी पर जो बिंदु हैं उनके समुच्चय को गोला कहते हैं। तो जो नियत बिंदु है वो सभी बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। तो गोला मतलब एक क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल एक गोला है। गोला ये नहीं है कि आपने कहीं बोर्ड पे वृत्त बना दिया तो वो गोला हो जाएगा। वो गोला नहीं है, वो वृत्त है। वृत्त एक होती है कोरी गई आकृति, समतल पर कोरी गई आकृति वृत्त होती है। गोला एक क्रिकेट बॉल, संतरा गोला होता है। अर्धगोला, जब यदि हम क्रिकेट बॉल को आधा कर लें, बीच में से काट लें, तो वो होगा अर्धगोला। जैसे नींबू है, नींबू को बीच में से काटते हैं तो अर्धगोला। जैसे ही गोला अर्ध हो गया तो उसका एक भाग कैसा बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। तो अर्धगोला, गोला, शंकु, बेलन, घनाभ और घन की बात कर रहे हैं हम। इनके आयतन की बात कर रहे हैं। आयतन संबंधी सवाल करेंगे हम 1-2 वीडियो में। उसके बाद इनका एरिया, क्षेत्रफल करेंगे। तो आयतन, आयतन का सूत्र, कोई भी सूत्र हमें याद करने की जरूरत नहीं है। सूत्र को हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आयतन का सूत्र? बनाना मतलब सभी, जो भी आकृति है उसकी सभी सीधी कोर को, सभी सीधी भुजाओं को आपस में गुणा करने पर उसका आयतन निकल जाता है। आयतन कैपेसिटी, कि उसकी क्षमता कितनी है, किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की उसकी क्षमता कितनी है। जैसे इस बेलन में, जैसे एक गिलास में कितना पानी आता है, जैसे एक कटोरी में कितनी सब्जी आती है, तो इसलिए उसका आयतन। तो ये बेलन, शंकु, इनका आयतन की बात करेंगे हम। तो आयतन का सूत्र हमने याद नहीं करना, आयतन का सूत्र हमें बनाना आना चाहिए। तो जैसे कि हम आयतन का सूत्र की बात करते हैं तो सभी सीधी कोरों को हमने आपस में गुणा कर देना और आयतन का सूत्र बन जाएगा। तो जैसे यहाँ ध्यान दें आप, घन के आयतन की बात करते हैं तो जैसे कि आपको बताया, याद करने की जरूरत नहीं है। तो घन का आयतन, तो घन का आयतन, घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होगा? फिर सभी सीधी कोरों को गुणा करना है। एक सीधी कोर इसकी होगी लंबाई, एक ऊंचाई होगी और एक चौड़ाई होगी।
तो ए गुना ए, मतलब सभी सीधी गुणकोरों को गुना करेंगे तो घन का आयतन आ जाएगा कि घन में कितनी मात्रा, किसी भी पेय पदार्थ कितना आ सकता है, तो घन का आयतन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तीनों सेम है, क्योंकि घन में सेम होती हैं, तो सेम है, तो घन का आयतन क्या बन गया, ए की क्यूब बन गया, ये घन का आयतन हो गया। इसी प्रकार से अब घनाभ के आयतन की बात करें तो घनाभ का आयतन, जैसे कि आपको बताया, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपने किसी भी आकृति का आयतन निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, उनका सूत्र आपको बनाना सिखाया जाएगा। तो जैसे कि आज आयतन की बात हो रही है, तो आयतन में देखिए घन का आयतन तो सीधी कोरों का गुना कर देंगे, आयतन का सूत्र बन गया, हमें कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब घनाभ के आयतन की बात करते हैं, तो अपने घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन बराबर सभी सीधी कोरों को गुणा करना है, तो एक सीधी कोर इसमें लंबाई होगी इंटू एक क्या होगी, चौड़ाई, और इंटू एक क्या होगी, ऊंचाई। तो इस प्रकार से घनाभ का आयतन क्या बन गया, एल बी एच। याद करने की जरूरत नहीं है हमें। अगर हमने घनाभ का सवाल आ गया कि घनाभ का आयतन ज्ञात करें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का इंटू कर देंगे और घनाभ का आयतन आ गया। ठीक है। अब इसी प्रकार से देखें आप, बेलन का आयतन ज्ञात करना है हमने, तो बेलन का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, तो बेलन के आयतन का सूत्र कैसे बनेगा, तो याद रखें आप, सभी सीधी कोरों का गुणा करना है। तो इसमें सीधी कोर देखो, एक तो ये रही त्रिज्या, एक वृत्त ये है, एक त्रिज्या ये होगी, एक ये रही त्रिज्या, दो त्रिज्या होगी, और एक ये इसकी हाइट होगी, ऊंचाई होगी। तो इसका मतलब बेलन का आयतन तो बेलन का आयतन क्या बन रहा है, दो तो सीधी कोर आर होगी, आर इंटू एच। अब बात आई इसमें वृत्ताकार भाग है, और जिन आकृतियों में वृत्ताकार भाग होते हैं, जैसे बेलन में वृत्त है, तो जिन आकृतियों में वृत्ताकार भाग होते हैं, उन आकृतियों का क्षेत्रफल या आपने आयतन निकालना है, तो इंटू में पाई लगेगा ही लगेगा। तो सभी सीधी कोर हमने ले ली साथ में, क्योंकि वृत्ताकार आकृति यहाँ साथ में है इसके, तो साथ में इंटू में क्या लेना होगा, पाई लेना होगा। तो इस प्रकार से बेलन के आयतन का सूत्र क्या बन जाएगा, पाई आर की स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का सूत्र क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें आयतन का सूत्र याद नहीं करना, हमें क्षेत्रफल का नहीं याद करना है। तो यहाँ देखिए आप, बेलन का आयतन कैसे बन गया, जैसे कि आपको बताया, किसी भी आकृति का आयतन का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र हम बना सकते हैं। तो आयतन के लिए क्या होता है कि सभी सीधी कोरों का गुणा करना है। तो बेलन की सीधी कोर दो त्रिज्या होगी और एक ऊंचाई होगी। तो इस प्रकार से, क्योंकि इसमें आधार और ऊपरी सिरा हो गया, तो इस प्रकार से आर इंटू इसकी एच, क्योंकि इसमें वृत्ताकार भाग लगे हुए हैं, तो साथ में इंटू में क्या लगेगा, पाई लगेगा, चाहे वो आयतन है चाहे वो क्षेत्रफल है। तो इसका सूत्र हो गया बेलन के आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। इसी प्रकार से शंकु की बात करें, हम शंकु की बात करें तो आपको बताया, जैसे कि यहाँ लिखा है, शंकु जो होता है बेलन का एक तिहाई होता है, शंकु बेलन का एक तिहाई भाग होता है। जैसे ये बेलन है, इसका एक तिहाई भाग क्या होगा, शंकु। तो बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है। तो बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु का लिखना है हमने, शंकु का आयतन, तो आपको पता है बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु जो होता है वो बेलन का क्या होता है, 1/3 भाग होता है, इसलिए शंकु का आयतन क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार से हमें गोले का आयतन, गोला क्या होता है, 4/3 भाग, गोले का आयतन बराबर क्या होगा, 4/3 पाई आर की क्यूब। और इसी प्रकार से अर्धगोले का आयतन निकालना है, तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन मतलब पूरे का आधा हो जाएगा, 2/3 पाई आर की क्यूब। इस प्रकार से हम आयतन का सूत्र, जैसे कि घन, घनाभ, बेलन, शंकु, हमें आयतन का सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है,
कैसे? क्योंकि आयतन जो होता है वो सभी सीधी कोरों को गुणा कर दो किसी भी आकृति की, वो उसका आयतन ज्ञात हो जाता है। जैसे कि इसकी सीधी कोरों का गुणा किया आयतन आ गया, इसकी भी सीधी कोरों का गुणा किया आयतन आ गया, बेलन की भी सभी सीधी कोरों का गुणा करके इंटू पाई लगाया है, क्योंकि वृत्ताकार भाग आएगा। जिन आकृतियों में वृत्ताकार भाग होता है इंटू पाई लगेगा, चाहे वो क्षेत्रफल है चाहे वो आयतन है। और शंकु बेलन का क्या होगा? 1/3। इसी प्रकार से गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब और अर्धगोले का 2/3 पाई आर की क्यूब। तो इस प्रकार से आपने ये सूत्र देखने हैं, ध्यान में रखने हैं किस प्रकार से आयतन क्या होता है। सभी सीधी कोरों का गुणा करने से किसी भी आकृति का आयतन निकल जाता है। अभी हम इस आयतन से संबंधित सवाल करेंगे, इस वीडियो में करेंगे कुछ हम अगली वीडियो में, 2 वीडियो में आयतन से संबंधित 16वीं प्रश्नावली के सवाल करेंगे। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला के। तो आप ये एक बार उतार लें। जैसा कि हमने अभी वॉल्यूम आयतन का सूत्र बनाना सीखा है, अब हम घन और घनाभ के आयतन के 2 प्रैक्टिस में सवाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दें। घन का आयतन निकालना है तो आपको पता है, क्योंकि सबसे पहले हल में हम क्या लिखेंगे, घन की प्रत्येक भुजा, घन की प्रत्येक भुजा क्या दी हुई है, प्रत्येक भुजा को ए बोलते हैं, तो ए से लिखते हैं, तो क्या दी हुई है, 8 मीटर। अब हमें पता है, क्योंकि घन का आयतन हमने बनाना सीखा है, तो हमें आयतन का सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। घन का आयतन, तो घन का आयतन हमने बनाना सीखा है कि हम घन की सभी सीधी कोरों का गुणा कर देंगे। सभी सीधी एक एक कोर का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इनटू कर देंगे। तो ए का मान कितना है, 8। इसका मतलब हम सीधी कोरों का गुणा करना है, तो सीधी तीनों सेम कोर है, सेम है भुजा तीनों, तो इसका मतलब एक ही क्या हो गया, क्यूब। हमने बनाना सीखा है अभी आयतन का सूत्र, तो इसलिए इस घन का आयतन, घन का आयतन क्या आ जाएगा, सीधी कोर क्या है इसमें, 8 की क्यूब, मतलब आ जाएगा 8 की क्यूब। क्यूब जो ऊपर घातांक होती है, जो उसका मतलब ये होता है कि जो अंदर संख्या लिखी है, आधार जो है, उसको उतनी बार गुणा करना है। क्यूब का मतलब ये है कि 8 को हमने 3 बार गुणा करना है, 3 से गुणा नहीं करना, 3 बार गुणा करना है। तो 8 को 3 बार गुणा कर देंगे हम, जैसे कि यहाँ आ गया 64 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 512 घन मीटर। आयतन का सूत्र लगाने के बाद इसका आयतन क्या आया, 512 घन मीटर आयतन आ गया इस सवाल का। इस प्रकार से कोई भी घन का सवाल आ जाए, उसका आयतन हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अभी घनाभ के आयतन की बारी आई, तो घनाभ के आयतन का भी सूत्र हमने याद किया है। तो सबसे पहले हम इसका हल करेंगे, तो हल में हमें लिखना होगा घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई कितनी दी हुई है, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर ली हुई है। और घनाभ की चौड़ाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर। और घनाभ की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दी हुई है 30 सेंटीमीटर। आप ये बात ध्यान में रखें कि यदि किसी भी आकृति का हमने आयतन निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो उसकी सभी इकाई सेम होनी चाहिए, सभी भुजा की इकाई सेम होनी चाहिए। यहाँ देखें, लंबाई मीटर में है और चौड़ाई और ऊंचाई सेंटीमीटर में, तो सभी इकाई सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लंबाई को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बदल लिया, अब सभी इकाई क्या होगी, सेम होगी। अब जैसा कि हमने सुना है या हमने सीखा है, समझा है कि हमें आयतन का सूत्र याद नहीं करना, बनाना आना चाहिए। तो घनाभ का आयतन जैसे आपके दिमाग में आ गया है, घनाभ का आयतन सभी सीधी कोरों का गुना, मतलब LBH, सभी सीधी कोरों का गुना कर देंगे। तो
बी इंटू क्या कर देंगे एच, तो घनाभ का आयतन आ जाएगा। इसलिए घनाभ का आयतन क्या आ जाएगा, एल कितनी है 120 इंटू 60 इंटू 30। अब आप देखिए कि पहले 2 का गुणा कर लेते हैं हम, तो 2 को देखेंगे तो 2 जीरो है, तो 2 तो जीरो लगा दिए हमने पहले। अब 12 को 6 से करेंगे तो 12 छिक्का कितने होते हैं 72। उसके बाद इंटू क्या बच गया 30। फिर हम इंटू करेंगे तो 3 तो जीरो है, तो 3 तो जीरो आ गई। अब इंटू कर देंगे, 3 का गुना 2 से करेंगे तो क्या आया 6, और 3 का गुना 7 से करेंगे तो क्या आएगा 21 सेंटीमीटर की क्यूब। तो इस प्रकार से हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं, घनाभ का भी और घन का भी। घनाभ जिस आकृति में, जिस सवाल में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हो वो आकृति घनाभ होती है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन, घन का आयतन, किसी भी आकृति का हम आयतन निकाल सकते हैं। उनकी एक एक सीधी कोर लेनी है और उनका इंटू करना है। तो इस प्रकार से हम आयतन से संबंधित वीडियो बनाएंगे अब हम कई, तो इसको आपने प्रैक्टिस में यही सवाल लेने हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।